वेलकम चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। आपको पूछा गया है पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों, X जो पदार्थ है जिसका हम सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये रासायनिक नाम है। इसको आम भाषा में हम बिना बुझा चूना कहते हैं, और इसका सूत्र क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बी पार्ट में आपसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूछी गई है। पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल है उसका हम सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। अगर पदार्थ का नाम पूछा जाए तो आप कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, घोल का नाम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आम भाषा में हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। बच्चों, इन पदार्थों के आपको रासायनिक नाम के साथ साथ आम भाषा में जो नाम है वो भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर गर्म किया गया तो कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्यों बना और किस पदार्थ का बना? आंसर क्या करेंगे आप इसका? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन से संयोग करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, तो इस कॉपर ऑक्साइड की काली परत जो है वो कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है, जो ऑक्सीजन के संयोग से बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, यदि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए। अभी आपने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की क्यों हो जाती है? ये परत का रंग क्यों बदल जाता है? आपको इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। यदि आप कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देती है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बनाता है, जिससे इसकी काली परत का रंग भूरे रंग का हो जाता है। कॉपर बनने के कारण ये रंग कौन सा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर यह चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है तो ये बहुत ही चमकदार सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलता है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो बच्चों, आपको याद है उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो जो अभिक्रिया होती है उसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम का जुड़ना क्या होता है? उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज होता है। आपको आंसर में कभी भी प्रोडक्ट या उत्पाद का नाम नहीं लिखना है, आंसर में हमेशा रिएक्टेंट के नाम आते हैं। आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। पहली बात आपको पता होना चाहिए या आपको लिखनी चाहिए, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। बच्चों, हमें पता है कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। जब आयरन या लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित करता है तो फेरस सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीले रंग का होता है, जबकि बनने वाला फेरस सल्फेट हल्के हरे रंग का होता है। तो इसका जो घोल है वो हल्का हरा होता है, इसीलिए विलयन का रंग फेरस सल्फेट बनने के कारण बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर कोई भी उदाहरण दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराई है। दोनों के एक्वस घोल लिए गए हैं, जलीय विलयन। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात आयनों की अदला बदली होती है। सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ता है, क्लोराइड आयन, और सल्फेट के साथ बेरियम के साथ सल्फेट आयन जुड़ता है। तो बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है बच्चों? वाइट प्रेसिपिटेट या सफ़ेद अवक्षेप, बेरियम सल्फेट BaSO4। और जलीय रूप में क्या मिलता है हमें? NaCl सोडियम क्लोराइड का घोल। आप इसके अलावा एक रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। वो कौन सी रिएक्शन है? वो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मगर इसमें बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है? इसमें बनने वाला अवक्षेप पीले रंग का होता है। तो ये अभिक्रिया कैसे आएगी आपकी? लेड नाइट्रेट PbNO3, O को कैपिटल बनाना है, होल ट्वाइस, प्लस इसमें हम क्या मिला देते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। जब हम इन दोनों को क्रिया कराते हैं तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। लेड आयोडाइड के साथ जुड़ता है, PbI2 बनता है, प्लस पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ता है तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे। NO3 2 है तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे, K 2 हो गए तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे। तो ये आपकी बैलेंस अभिक्रिया है। ये जो पदार्थ बना है लेड आयोडाइड, इसका जो अवक्षेप बनता है ये क्या बना है आपका? अवक्षेप। ये जो अवक्षेप बनता है ये कैसे रंग का होता है? पीला। तो ये पीला अवक्षेप बनता है इस अभिक्रिया के दौरान। पदार्थ क्या है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो आप ये अभिक्रिया भी लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए इस अभिक्रिया में बनने वाले जो अवक्षेप है वो अवक्षेप का रंग पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको 2 अभिक्रियाएं दी हुई हैं। पहली सोडियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया, ये बहुत सिंपल है। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। यहाँ पर आपको खाली अभिकारक पदार्थों को उत्पाद से तुलना करनी है। सोडियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसका मतलब है इस सोडियम में आकर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है। तो सोडियम, इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो रहा है क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको पूछा गया है कॉपर ऑक्साइड जब H2 यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और H2O बनते हैं। अब आपसे पूछा है कि उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थों के नाम। हमेशा याद रखिए उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थों के नाम अभिकारकों के नाम आएंगे, उत्पादों के नाम नहीं लिखने हैं। अभिकारक यहाँ कौन सा है? पहला अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में पहले ही ऑक्सीजन लगा हुआ है। जब हम क्रिया के बाद देखते हैं तो यहाँ जो कॉपर है इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये वाली ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन H2O आके जुड़ गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन उपचयित हो रही है या उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है या अपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों की रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इन निम्नलिखित कथनों को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करना है। आपको संतुलन करना सिखाया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको अभिक्रिया को संतुलित करके दिखाना है। यहाँ पर पहली अभिक्रिया है नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो अमोनिया बनती है। ये जो बनने वाला पदार्थ है ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया गैस बन जाती है। तो अमोनिया, यहाँ पर आप देखिए N2 और H2, H भी 2 हैं और N भी 2 हैं। नाइट्रोजन में N2 लगा है और H2, यहाँ पर N 1 है। तो आप N को 2 करने के लिए इसके आगे सिंपल है 2 लगा दीजिए।
जब हम सामने कुछ कोई नंबर लिखते हैं तो पीछे लिखे हुए सारे जो तत्व हैं उनकी संख्या बदल जाती है। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा है, 2 हो गया। H के नीचे पहले ही 3 नंबर लिखा था तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H2 यानी 2 हैं, तो इन्हें 6 करने के लिए हम इस H के आगे क्या लगा देंगे, 3। अब ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये वाली, और ये ऑक्सीजन है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपको इस अभिक्रिया को क्या कर देना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले, अगर आप बॉक्स बनाकर करना चाहते हैं, टेबल बनाकर, वो भी कर सकते हैं, मगर हम मोटा मोटा क्या देखते हैं, नंबर 1 एलिमेंट पर H आ रहा है, H2 है, यहाँ भी H2 है, H बैलेंस है, S पे आ जाते हैं, S यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो S भी बैलेंस है। O2, यहाँ पर O कितने हैं, उत्पादों में 1 O ये रहा और 2 O ये रहे, तो O हो गए 3, और यहाँ पर O कितने हैं, 2। तो पहली बात है यहाँ पर O को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर O कितने खाली 2 हैं, और यहाँ पर 2 ये रहे और 1 ये रहा, 3 हो गए। तो यहाँ पर हम O को बढ़ाने के लिए यहाँ इसके आगे 2 लगाएंगे। कभी भी आगे एक नंबर नहीं लिखा जाता बच्चों, एक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इनका और नीचे लिखे नंबरों का गुणा होता है सामने लिखे नंबर का। तो अब O कितने हो गए, यहाँ पर 4, तो 2 दूनी 4 O हो गए, और यहाँ पर O 2 ये रहे और 1 ये रहा, 3, तो यहाँ 4 करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2 O ये रहे, 2 O ये रहे, 2 2 4, और ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई। अब हम हाइड्रोजन पर आते हैं। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, इसमें 4 हो गए, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, ये 2 है खाली, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 हो गए हाइड्रोजन। सल्फ़र कितने हो गए, यहाँ पे सल्फ़र हो गए आपके 2, क्योंकि हमने सामने 2 लगाया, पीछे हम कुछ लगा ही नहीं सकते हैं, तो सल्फ़र 2 हो गए। अब यहाँ पर सल्फ़र 1 है, तो हमने क्या किया, सल्फ़र को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब हमारे क्या बदल गए, आगे 2, सल्फ़र तो बैलेंस हो गई, सल्फ़र 2 हो गए, मगर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, तो हम इस 2 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, 3O2, तो ये 3 दूनी 6, तो ये हो गए 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गए, O2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन ये रहे 6। अब ये रिएक्शन क्या है आपकी, बैलेंस है, 2H2S प्लस 3O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम सीधे सीधे देखेंगे बच्चों कि एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट में Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होता है। तो Al2SO4 में Al2 है और यहाँ पर Cl3 है, Al 1 है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर Al 2 है, यहाँ पर Al 1 है, पहले हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब Al 2 होगा यहाँ पर, और Al यहाँ पर भी 2 हो गए। SO4 होल थ्राइस, तो SO4 होल थ्राइस में आपको SO4 कितने करने हैं, 3। तो SO4 को 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर SO4 लिखा है उसके आगे 3 लगा देंगे, तो SO4 बैलेंस होगा। ये होल थ्राइस है और यहाँ पे आगे 3 लगाने से SO4 कितने हो गए, 3। अब बाकी क्या चेंज हो गया, जब हमने BaSO4 के, क्योंकि हम कोई भी नंबर बीच में नहीं लगा सकते हैं, हमने सामने लगाया 3 लगा दिया, तो बेरियम भी 3 हो गए। तो बेरियम को 3 करने के लिए इस वाले बेरियम के आगे हमें 3 लिखना पड़ेगा, हमने 3 लिख दिया। अब आप चेक करिए कि क्लोराइड कितने हो गए, बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोराइड आपके 2 हैं, 2 3 6, तो क्लोराइड कितने होने चाहिए, 6,
इसके आगे आपने 2 लगाया था। यहाँ पर देखिए क्लोराइड कितने हैं, 3, AlCl3, 3 दूनी 6, तो क्लोराइड 6 है, एल्युमिनियम 2 है। अब ये रिएक्शन आपकी पूरी तरह बैलेंस है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो हमने क्या किया, पोटेशियम की H2O से क्रिया कराई, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर हमारा K1 है, यहाँ भी K1 है, H2 यहाँ पर O यहाँ पर 1 है और यहाँ पर O1 ये रहा, और O कहाँ पर है, और O बैलेंस है। H यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर H आपके 2 हैं और जबकि यहाँ पर H1 ये रहा और 2H ये रहे, तो H बैलेंस नहीं है, H 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 लगाते ही क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2H2O होने से H4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे तो H कितने हो जाएंगे, H सामने 2 लगने से H 2 हो गए और यहाँ पर 2H, तो ये कितने H हो गए, ये हो गए आपके 4H। अब हमें क्या करना है, O को देखना है। O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी O 2 है। K कितने हैं, जब हमने KOH के आगे 2 लगाया है तो K भी 2 हो गए, तो हम K के आगे भी क्या लगा देंगे, 2। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। समीकरण आपको दिए हुए हैं, आपको संतुलित करना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल बनाई है। टेबल को आपको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, आप उसी तरह हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, इसको अपने आप भी कर सकते हैं। जब आप चेक करेंगे हाइड्रोजन हमारी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 3 है लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं मोटा मोटा, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें या आप NO3 या सिंगल लगाएं या NO3 होल ट्वाइस है। उत्पादों में आप देखिए प्रोडक्ट में NO3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे NO3 बिना होल ट्वाइस के है, मतलब सिंगल है NO3, तो होल ट्वाइस होने का मतलब है पहले आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा। अब NO3 पूरा बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर होल ट्वाइस है, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। अब हम H को काउंट करेंगे तो H कितने हो जाएंगे, H यहाँ पर 2 ये रहे और 2 ये रहे, OH होल ट्वाइस यानी O भी 2 और H भी 2 जो ब्रैकेट के अंदर है, तो H 2 रहे, तो H कितने हो गए यहाँ पर 4। और नाइट्रोजन N कितने हो गए आपके यहाँ पर, N हो गए 2, N कहाँ पर है, यहाँ पर 1 को काट के 2 कर देंगे आप। और O कितने हो गए, O 3 2 जा 6, O के नीचे 3 है तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे O 6, तो यहाँ पर O कितने हो गए 8, 6 ये रहे और 2 ये रहे। उत्पाद लेफ्ट हैंड साइड में टोटल OH हो गए। कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1। अब आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम हाइड्रोजन को बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने 2 कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। O कितने हो गए ONO3, तो O के नीचे 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 6O और 2O ये रहे, तो O कितने हो गए अब बच्चों, O हो गए 8। अब यहाँ पर कैल्शियम देखिए पहले ही बैलेंस है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब ये रिएक्शन 2 और 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 हैं होल ट्वाइस है और यहाँ पर 2, तो अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको एक रिएक्शन और दी हुई है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। आप टेबल बनाकर भी बैलेंस कर सकते हैं। तत्व के नाम लिखेंगे, तत्व कितना है, एक Na है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा हाइड्रोजन है H2S और एक सल्फर है। ये तत्व के नाम देखने होते हैं, अलग अलग तत्वों को अलग अलग करना होता है। सोडियम यहाँ पर कितना है, सोडियम सिर्फ 1 है। O कितना है, O 1 ये रहा और O 4 ये रहे, तो O हो गए आपके 5। और उसके बाद आपके हाइड्रोजन कितने हैं, एक H ये रहा और यहाँ पर 2 H हैं, तो H हो गए 3। और सल्फ़र कितना है आपका, सल्फ़र 1 है। राइट हैंड साइड में Na2, Na 2 है। S कितना है, सल्फ़र 1 है, 1 कर दिया। O कितने हैं, O 4 ये रहे और O 1 ये रहा, तो O कितने हैं ये 5, तो O हमारे 5 हो गए।
और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कोई नहीं है H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे Na2 है, यानी सोडियम 2 है, और यहाँ पर Na 1 है, तो हम सबसे पहले इसके आगे 2 लगा देते हैं ताकि Na बैलेंस हो जाए। तो Na यहाँ पर भी 2 हो गए, अब 2 हो गए, सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन में क्या चेंज आया, यहाँ O 2 हो गए और 2 O 4 ये रहे, तो O कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, और क्या चेंज हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे 4। अब हमारा क्या चीज़ चेंज होना है, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 5, तो यहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये रहे और 4 ये रहे, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। अब हाइड्रोजन बचे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 को काट के 4। अभी ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरह आप अपनी टेबल बनाएं और अपने आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl, ये रिएक्शन आपको पूछी है कि संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि Na 1 है, यहाँ पर भी Na 1 है, NO3 1 है, N भी ठीक है, NO3 पूरा यहाँ पर 1 लगा है, Ag 1 है, Ag ये रहा, Cl 1 है और Cl यहाँ पर 1 लगा है। तो अभिक्रिया कैसी है, ये संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, आप अपने आप रिएक्शन को संतुलित करके देखिए। यहाँ मैंने संतुलित रासायनिक अभिकरण समीकरण आपको लिख के दिए हैं, आप अपने आप फिर से ट्राई करिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको अभिक्रिया का प्रकार बताना है। पहली अभिक्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड का बेरियम आयोडाइड से रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पर फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, KBr + BaI2 बेरियम आयोडाइड है ये, और पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 होता है। आपको अभिक्रिया का प्रकार पूछा, यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो रही है, Ba के साथ Br जुड़ रहा है, BaBr2, और पोटेशियम के साथ ये वाला आयोडीन जुड़ रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सेकंड, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जिंक कार्बोनेट एकल उत्पाद है और गर्म करने पर 2 उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। इसे हम अपघटन या डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो जिंक कार्बोनेट के गर्म करने पर दो पदार्थ छोटे छोटे बन रहे हैं, टूट रहा है ये, तो टूटने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका प्रकार आप वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, रिएक्शन आपको लिखी हुई है, H2 + Cl2, तो क्या बन जाता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 छोटे छोटे उत्पाद हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, बनने वाला सिर्फ एक उत्पाद है, मिलने वाले 2 हैं। तो जब 2 कंबाइंड हो रहे हैं और एक बना रहे हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपकी है मैग्नीशियम + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम HCl से क्रिया करके क्या बना रहा है, MgCl2 और H2। बच्चों यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ H है, ये H को विस्थापित कर रहा है और Cl के साथ जुड़ रहा है। मैग्नीशियम H को विस्थापित करके Cl के साथ स्वयं जुड़ जाता है, तो क्या बना देता है, MgCl2। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, यानी ऊर्जा निकलने वाली। तो श्वसन कौन ऐसी क्रिया क्यों कहलाती है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया क्यों है। हमें पता है कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ये हम सबको पता है बच्चों। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर में, जो भोजन हम खाते हैं उसके पाचन के बाद जो सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा
निकलती है और जिस ऊर्जा से हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करते हैं। इसीलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये ऑक्सीजन से संयोग करता है तो टूट जाता है और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर बनाता है, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा इसमें निकलती है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस ऊर्जा। तो जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे दैनिक जीवन के कार्य आती है। इसीलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। अभिक्रिया का समीकरण। बच्चों, बार बार क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भूरे रंग का चमकदार पदार्थ कॉपर है। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। आपको पता है कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, इसीलिए उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं बच्चों? असली में लोहे को हम कहते हैं कि जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। तो पेंट क्या कार्य करता है? पेंट की परत लोहे एवं वायु के बीच का संपर्क तोड़ देती है या संपर्क नहीं होने देती। जो असली उसकी वजह है जिसके कारण लोहा जंग नहीं खाता उसके बाद, वो है लोहे की सतह का वायु से संपर्क का टूटना। तो पेंट की परत जो है बीच में आने से लोहा वायु के संपर्क में नहीं आता। तो पेंट की परत लोहे एवं वायु के बीच संपर्क नहीं होने देती और लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उसमें जो आपके तेल या वसायुक्त पदार्थ होते हैं उनको पैक करते समय उनमें नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है? नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस होने के कारण तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित नहीं होने देती। अगर हम सामान्य हवा के साथ इनको पैक करेंगे तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से ये उपचयित हो जाते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात इनका टेस्ट, इनका स्वाद और गंध बदल जाता है। हम नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस होने के कारण इनको उपचयित होने से बचाती है और इनके स्वाद और गंध लंबे समय तक नहीं बदलते, वैसे ही बने रहते हैं। इसीलिए हम कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। बहुत कम सक्रिय गैस है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण यानी आम भाषा में इसे हम जंग लगना कहते हैं। किसी भी धातु पे जंग लगना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर लंबे समय तक अगर चांदी के चीज़ों को हम हवा में खुला छोड़ दें तो उस पर एक हल्की कालेपन की आपको कालापन दिखाई देता है या काली परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत का आना दोनों संक्षारण के उदाहरण है। इसके अलावा लोहे का जंग लगना आपको सबको पता है, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। बच्चों, चांदी के ऊपर काली परत किस कारण लगती है? सिल्वर सल्फाइड के कारण लगती है। जंग लगने से आप क्या समझते हैं? जंग लगना क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का सामान्य नाम जंग है। अगर आपको रासायनिक नाम जंग का पूछा जाए तो आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का सामान्य नाम जंग है। जब हम लोहे या उसकी मिश्र धातुओं को हवा में खुला छोड़ते हैं तो खुला छोड़ने पर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन धातु से अर्थात लोहे या लोहे अन्य धातुओं से क्रिया करके हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बना देते हैं? हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाते हैं, जो जंग कहलाती है। जंग नम वायु की उपस्थिति में लगती है। अगर वायु में नमी नहीं होगी तो जंग कभी नहीं लग सकती, मगर हमारी वायु में नमी उपस्थित होती है, कभी कम और कभी ज़्यादा मात्रा में, तो वस्तुओं को या लोहे की वस्तुओं को हवा में खुला छोड़ने पर उस पर जंग लग जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 और रासायनिक नाम इसका आयरन ऑक्साइड है। Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।